वेलकम एवरीवन। सबसे पहले तो आप लोग को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको शायद बैकग्राउंड में बहुत सारे म्यूजिक सुनाई दे रहे जो कि देशभक्ति के गाने चल रहे। और यहाँ पर एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा हो गया कि सुबह सुबह जब आप उठते हैं और देशभक्ति के गाने सुनते हैं वो काफ़ी हम लोग को अच्छा लगता है। तो एक बात बताइए, ये कौन सा ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है? तो ये आपका 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है इंडिया में। तो अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंस डे की आपकी बहुत सारी शुभकामनाएं। और चैप्टर काफी लंबा हो गया इसलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम। हमारा देश हमेशा दुनिया में एक नंबर बना रहे और इसे जो गोल्डन बर्ड कहा जाता था उसे हम लोग फिर से बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहला है आपका डिडक्टिव रिसर्च, फिर है आपका इंडक्टिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च और उसके टाइप्स। तो इससे पहले हम लोग ने रिसर्च के कुछ टाइप्स कर लिए थे, आज बाकी देखेंगे। और उसमें है आपका एक्शन रिसर्च, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ स्केल और स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ये जो आपके टाइप्स ऑफ स्केल है और टाइप्स ऑफ रिसर्च, ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस इनमें काफ़ी आते हैं। ये अगर देखा जाए टाइप्स ऑफ स्केल, इसमें से तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, पर जो टाइप्स ऑफ ये है स्टेप्स ऑफ रिसर्च, इनमें से आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इन दोनों को एक बार अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में जो पीपीटी से मैं पढ़ा रहा हूँ उसे अगर आप पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिडक्टिव रिसर्च के बारे में। अगर डिडक्टिव रिसर्च के बारे में बोला जाए तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं हम लोग। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब होता है कोई एक जनरल स्टेटमेंट होता है, जैसे कि मान लीजिए जनरल स्टेटमेंट है कि इंडिया में जितने आईआईटीज है वहाँ के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट होते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्पेसिफिक जा सकते हैं। मान लीजिए किसी एक लड़के को या फिर लड़की को आईआईटी में पढ़ने का मौका मिल गया, तो वहाँ पर सभी क्या बोलेंगे कि वो लड़का या फिर लड़की पढ़ाई में काफ़ी अच्छी है, इसलिए उसे आईआईटी में चांस मिल गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि जनरल स्टेटमेंट होता है, वहां से हम लोग स्पेसिफिक में जाते हैं। दूसरा अगर आपको एग्जाम्पल दूं, मान लीजिए हम लोग को पता है कि जितने बिल्लियां हैं उन्हें मछली पसंद है, जितने बिल्लियां हैं उन्हें मछली पसंद है। तो यहाँ से हम लोग क्या एग्जाम्पल मान सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर में कोई बिल्ली है, टॉम। टॉम को भी मछली पसंद होगा। तो ये है हम लोग का जनरल टू स्पेसिफिक, जहां पर हम लोग जनरल एक स्टेटमेंट लेते हैं और वहां से किसी एक जन के ऊपर टारगेट करते हैं। यहाँ पर भी देखिए किसी लड़की या लड़की के बारे में बोला जा रहा है और यहाँ पर भी सिर्फ एक बिल्ली के बारे में बोला जा रहा है जो कि है टॉम। तो ये है आपका डिडक्टिव रिसर्च। उसके बाद आते हैं हम लोग का इंडक्टिव रिसर्च। ये ठीक उसका उल्टा है, जहाँ पर हम लोग कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट से जनरल स्टेटमेंट में जाते हैं। स्पेसिफिक स्टेटमेंट क्या हो गया? मान लीजिए कोई कॉलेज है और वो कॉलेज का जो स्टूडेंट है वो काफी बुरा है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, बॉय इन अ हॉस्टल, और वो लड़का जो है वो काफी बुरा है और काफी शैतानी करता है। तो आप क्या मान लोगे कि उस हॉस्टल में ऑल द बॉयज इन द हॉस्टल आर बैड? ऑल द बॉयज इन हॉस्टल, हाँ, यहाँ पर सिर्फ आप एक जन से बहुत जन के स्टेटमेंट बनाते हो।
तो मान लीजिए एक लड़का है जो हॉस्टल में रहता है और वो काफी शैतान है, वो बहुत हल्ला करता है और क्लास में सब जन को डिस्टर्ब करता है। तो वहां से आप क्या स्टेटमेंट बना लोगे कि जितने भी लड़के हैं जो हॉस्टल में रहते हैं वो सभी आपके बुरे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पेसिफिक जहाँ पर एक लड़का सिर्फ था वहां से आप एक जनरल स्टेटमेंट बना रहे हो। यहाँ पर सभी लड़कों के बारे में आप वही सोच रहे हो। और एक एग्जाम्पल मान लीजिए, आपने किसी को पैसा उधार दिया, आपने किसी को पैसा उधार दिया, तो उसने पैसा आपको वापस नहीं दिया। जब आप उससे पैसा मांगने जाते हो तब वो आपको पैसा वापस नहीं देता। तो इससे आपने क्या समझ लिया कि कभी किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए, तब वो वापस नहीं देता। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब एक जन से आप एक जनरल स्टेटमेंट जो सबके ऊपर अप्लाई होगा वो बना लेते हो। तो ये है आपका इंडक्टिव रिसर्च। फिर आते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च और दूसरा है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च आप नाम से ही याद रख सकते हो कि क्वांटिटी के बारे में बोला जाता है। मैं यहाँ सिर्फ इसी लेक्चर में नहीं, बाकी सारे बहुत सारे लेक्चर में ऐसे बात बोलूंगा कि आप यहीं से याद रख सकते हो। ये इसलिए है क्योंकि ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स काफी सारे होते हैं और इन टर्म्स को हम लोग को याद रखना पड़ता है। लेकिन आपके पेपर 1 और पेपर 2 मिला के इतने सारे नए टर्म्स हम लोग को याद रखना पड़ता है कि हर एक को इंडिविजुअल तरीके से देखेंगे तो फिर याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए टर्म्स को जो है उनके मीनिंग से ऐड कर लो, तब क्या होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा टर्म्स जो है वो याद रहेंगे और पेपर में सॉल्व करने के लिए आपको आसानी होगा। जैसे क्वांटिटेटिव टर्म जब रहेगा तो आप किससे ऐड कर लोगे, उससे क्वांटिटी से ऐड कर लोगे। क्वालिटेटिव टर्म जब दिया रहेगा, क्वालिटेटिव जब दिया रहेगा टर्म है, उसके मीनिंग क्या है, क्वालिटी का रिसर्च। तो आपको याद रखने में ये आसानी होगा और आपको पेपर सॉल्व करने में ये इजी पड़ता है। तो अब क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में बात करते हैं। अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर क्वांटिटी देखा जाता है। मान लीजिए कि किसी स्कूल में देखा जाएगा कि कितने बच्चे जो है वो पढ़ाई में अच्छे हैं। तो मान लीजिए स्कूल में देखा गया कि 72% बच्चे जो है वो पढ़ाई में अच्छा है। तो ये क्या हो गया, आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च। फिर मान लीजिए देखा जाएगा कि भारत में जितने लोग रहते हैं वो एक दिन में कितना चावल खाते हैं। तो मान लीजिए रिसर्च में पाया गया कि भारत में जो लोग हैं वो एक दिन में आपके 2 केजी चावल खाते हैं। तो जिस भी रिसर्च को हम क्वांटिटेटिव में डिफाइन कर सकेंगे उसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब देखेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब होता है हम लोग क्वालिटी में देखते हैं किसी चीज को, जब हम लोग उसकी क्वालिटी में देखते हैं तब बोला जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च। मान लीजिए जो हमारे यहाँ पर होता है हैप्पीनेस इंडेक्स, जो हैप्पीनेस इंडेक्स देखा जाता है वो देखा जाता है कि हर एक लोग जो है वो कितने खुश है। तो इसको तो हम लोग क्वालिटी में नहीं बता सकते, ये होता है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च जिसमें देखा जाता है कि कोई आदमी कितना खुश है। या फिर आप देखिए कि कोई जो मूवी एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरव्यू है, ये सब क्या हो जाता है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। आप तो ये नहीं बोल सकते कि जो इंटरव्यू गया मेरा वो 5.6 गया, 5.6 आउट ऑफ 10 या फिर 8 आउट ऑफ 10। आप सिर्फ एक मतलब एक्सपीरियंस बता सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा गया। तो ये है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। अब देखेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च के कुछ टाइप्स। यहाँ पर रिसर्च के टाइप्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में काफी बार आते हैं और ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। जब भी आपको इन डेप्थ इंटरव्यू देगा आपको सिर्फ याद रखना है इंटरव्यू के बारे में। ये पूरे तरीके से इंटरव्यू के तरह ही होता है जहां पर सिर्फ एक पर्सन को बैठाया जाता है और उनसे इन डेप्थ बात किया जाता है। मतलब एक पर्सन से मान लीजिए 1 घंटा या फिर आधा घंटा लेके बात किया जाता है ताकि उनका सारा एक्सपीरियंस जो है वो पता कर सके। जैसे मान लीजिए आप YouTube में देखेंगे तो बहुत सारे एक्टर्स के, क्रिकेटर्स के इंटरव्यू लिए जाते हैं ताकि उनका एक्सपीरियंस दुनिया के साथ शेयर हो पाए। फिर आते फोकस ग्रुप पे। फोकस ग्रुप से आपको याद रखना फोकस ऑन अ पर्टिकुलर ग्रुप।
यहाँ पर क्या होता है, एक छोटे से ग्रुप को सिलेक्ट कर दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 6 से 10 लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया और उन्हीं पे आपका फोकस किया जाता है, उन्हीं से आपका क्वेश्चंस किया जाता है। और ये 6 से 10 जो लोग होते हैं ये सारे आपके सब्जेक्ट मैटर पे एक्सपर्ट्स होते हैं, मतलब उन्हें सब्जेक्ट मैटर पे काफी नॉलेज होता है। आपने वो किताब के बारे में सुना है कि नहीं मुझे पता नहीं है, ये थिंक एंड ग्रो रिच नाम का एक किताब है। वहां पर जो राइटर है उसके नेपोलियन हिल, उन्होंने क्या किया, राइटर ने जितने भी मिलीनियर और बिलीनियर्स है दुनिया के, मतलब पैसे वाले लोग हैं, उनसे जाके पूछा है कि पैसा कमाने का सीक्रेट क्या है। तो ये क्या हो गया आपका फोकस ग्रुप, जिसमें आप जो एक्सपर्ट्स होते हैं किसी सब्जेक्ट मैटर पे, उन्हीं लोगों पे जाके फोकस करते हो और उसी ग्रुप से क्वेश्चन पूछते हो। तो ये हो गया हमारा फोकस ग्रुप। फिर आते हैं हम लोग नैरेटिव रिसर्च पे। नैरेटिव रिसर्च नाम से आपको याद रखना फिर से कि आपको कोई इवेंट जो है वो नरेट करना है। नैरेटिव रिसर्च में कैसा हो गया, मान लीजिए मैंने एक नैरेटिव रिसर्च में टॉपिक लिया, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, नैरेटिव रिसर्च में जो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला उसका 75 इयर्स का जर्नी कैसा था, कौन से उसके मेजर अचीवमेंट्स थे इंडिया में, वो सब मैं लिखूंगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका नैरेटिव रिसर्च। फिर आएंगे फेनोमेनोलॉजी पे। फेनोमेनोलॉजी अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पर आपको याद रखना है फिनोमेना। फिनोमेना का मतलब क्या होता है, कोई एक खास इवेंट, कोई इवेंट को बोला जाता है फिनोमेना। तो इवेंट से आपको याद रखना है यहाँ पर क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर जो इवेंट होता है उससे रिलेटेड लोगों को बुलाया जाता है और उनका एक्सपीरियंस पूछा जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, उसमें मान लीजिए भोपाल गैस ट्रेजेडी में मैं 10 लोगों को बुलाता हूँ और उन 10 लोगों से उनका एक्सपीरियंस पूछता हूँ कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जिस दिन हुआ था आप कहाँ थे, कैसा आपका एक्सपीरियंस था, उसके बाद भोपाल कैसे चेंज हो गया था, ये सब जो पूछता हूँ और इसके बारे में एक रिपोर्ट बनाता हूँ, इसे कहा जाता है आपका फेनोमेनोलॉजी। फिर देखेंगे एथनोग्राफी। एथनोग्राफी का मतलब आप इससे याद रख सकते हैं ग्राफी। ग्राफी का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस। ग्राफी का मतलब तो एक्सपीरियंस नहीं होता, पर याद रखने के लिए मैं आपको सिर्फ बता दे रहा कि ग्राफी में क्या होता है, हम लोग एथनोग्राफी में हम लोग एक्सपीरियंस गैदर करते हैं। यहाँ पर जो रिसर्चर होते हैं वो रिसर्चर क्या करते हैं, लोगों के बीच जाके रहते हैं ताकि लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है, उनका कैसा कल्चर है वो समझ सके। मान लीजिए अंडमान और निकोबार में जो ट्राइब्स है, अंडमान में जो ट्राइब्स है उनके बारे में मुझे रिसर्च करना है कि अंडमान के जो ट्राइबल पीपल है वो कैसे रहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अंडमान के जो ट्राइबल पीपल है उनके साथ रहूंगा और समझूंगा उनके कल्चर में क्या माना जाता है, कौन सा चीज करना गलत है उनके लिए। तो ये क्या हो जाएगा, एथनोग्राफिकल रिसर्च। आपने शायद वो मूवी देखा होगा अवतार, ऑस्कर मिला था, काफी ज्यादा फेमस भी हुआ था। तो अवतार में भी एथनोग्राफिकल रिसर्च किया गया था, जिसमें जो अर्थ के लोग हैं वो बाकी दूसरे एलियंस के साथ रहते हैं ताकि एलियंस का कैसा कल्चर है, वो अपने दुनिया में क्या करते हैं, ये सब समझ पाए। तो ये है आपका एथनोग्राफी। फिर आते हैं हम लोग केस स्टडी पे। केस स्टडी आप इससे याद रख सकते हैं कि कोई केस होता है उसके बारे में जब हम डिटेल्स में पढ़ाई करते हैं। मान लीजिए कि इंडिया में जियो इतना जल्दी कैसे बढ़ गया, क्योंकि अगर अभी देखा जाए कि मोबाइल के मार्केट में तो ज्यादातर हम लोग इंडियंस जो सिम खरीदते हैं, यहाँ की मेरे पास भी जो सिम है वो भी जियो का सिम है। तो हम लोग को ये देखना है कि जियो इतने जल्दी इंडियन मार्केट में आगे कैसे बढ़ गया। तो इसके बारे में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तब होता है केस स्टडी। कोई एक पर्टिकुलर केस है उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो हो गया आप लोग का केस स्टडी। ये टर्म्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है,
और एग्जाम्स में काफी बार रिपीट किए जाते हैं, इसलिए मैंने इसको बता दिया। फिर आते हैं हम लोग एक्शन रिसर्च पे। एक्शन रिसर्च अगर देखा जाए, एक्शन रिसर्च यहाँ पर लिखा हुआ है कि इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए किया जाता है। एक्शन रिसर्च मान लीजिए कोई एक प्रॉब्लम होता है और प्रॉब्लम के इमीडिएट अगर सॉल्यूशन चाहिए तो फिर किया जाता है एक्शन रिसर्च। मान लीजिए कोई स्कूल जो है, स्कूल में आपका जो स्टूडेंट्स है वो डिसिप्लिन नहीं मानते, क्लास में हल्ला होता है और पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, तो फिर स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करना है, इसके लिए एक्शन रिसर्च किया जाएगा। और एक्शन रिसर्च में क्या किया जाता है, सबसे पहले किया जाता है प्लान। तो प्लानिंग में क्या किया गया, प्लानिंग में ये डिसाइड किया कि पीछे के बैक बेंचर्स जितने बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा और बताया जाएगा कि उनके स्टूडेंट्स जो है, उनके जो बच्चे हैं वो क्लास में कितना हल्ला करते हैं और इससे क्लास में कितना डिस्टरबेंस होता है। तो प्लान किया गया कि पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा। अब एक्ट का मतलब क्या होता है, जो हम लोग ने प्लानिंग किया उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो इसके लिए टीचर ने एक दिन अरेंज किया जिस दिन होगा आपका पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो इसलिए टीचर ने संडे का दिन अरेंज किया क्योंकि संडे को ज्यादातर पेरेंट्स को छुट्टी रहता है और वो स्कूल में आ सकते हैं। तो संडे को रखा गया पेरेंट्स टीचर मीटिंग, जहाँ पर जो बच्चे ज्यादातर क्लास में हल्ला करते हैं उनके पेरेंट्स के साथ बात किया जाएगा। उसके बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने के बाद ऑब्जर्व किया जाएगा कि कैसा इफेक्ट पड़ा है, कि स्टूडेंट्स के ऊपर पेरेंट्स टीचर मीटिंग का कैसे इफेक्ट पड़ा है, कि स्टूडेंट्स जो है वो मतलब शांत रहने लगे या फिर और भी ज्यादा हल्ला करने लगे। पहले जितना हल्ला करते थे, डिसिप्लिन नहीं मानते थे, उससे भी ज्यादा या फिर उससे कम मतलब हल्ला करने लगे। और चौथा है आपका रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट में देखा जाएगा कि ये पूरा जो सिस्टम है ये काम किया है या फिर नहीं। तो यहाँ पर यही देखा जाएगा जो पूरा सिस्टम है उसने ठीक तरीके से काम किया है या फिर काम नहीं किया है, और उसके मुताबिक फिर से प्लानिंग किया जाएगा। तो यहाँ पर फिर से आपका प्लान किया जाएगा कि अगर मान लीजिए ये काम करता है तो फिर क्लास दूसरे जितने क्लास है स्कूल में उसके ऊपर भी ये चीज चलाया जाएगा, या फिर अगर काम नहीं करता तो फिर दूसरा कोई प्लान यूज किया जाएगा। तो फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगा जब तक सॉल्यूशन नहीं मिले। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। तो यही है आपका एक्शन रिसर्च। अब हम लोग रिसर्च में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस अगर बात की जाए तो हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस है आपका कोई स्टेटमेंट। जब आप रिसर्च करते हो तब सबसे पहले आप कोई स्टेटमेंट लिखते हो, मतलब कोई स्टेटमेंट बनाते हो। मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हो इंडिया के इंडिपेंडेंस के ऊपर कि इंडिया का क्या ग्रोथ हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आप उसमें एक स्टेटमेंट लिखते हो कि इंडिया का सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ इन द एजुकेशनल सेक्टर। एजुकेशनल सेक्टर में आपका इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका हाइपोथेसिस स्टेटमेंट, जिसके बारे में आपको रिसर्च करना है और डाटा कलेक्ट करना है ताकि आप दिखा सको कि एजुकेशनल सेक्टर में इंडिपेंडेंस के बाद एजुकेशनल सेक्टर में हम लोग का सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है। तो यही होता है आपका हाइपोथेसिस। रिसर्च से पहले जो रिसर्चर है वो कोई स्टेटमेंट बनाते हैं और उसी स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर आपका काम किया जाता है। इसमें सबसे पहले आता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है, हम लोग कोई पर्टिकुलर जो एक सिचुएशन होता है उसे डिस्क्राइब करते हैं। जैसे ये एजुकेशनल सेक्टर का ग्रोथ, तो ये चीज को जब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं रिसर्च में तो उसे कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। फिर आते हैं रिलेशनल हाइपोथेसिस। रिलेशनल हाइपोथेसिस में क्या होता है,
दो चीजों के बीच हम लोग जब रिलेशन क्रिएट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कल भी ये एग्जाम्पल दिया था कि जब आपका चीजों का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तब आपका डिमांड जो है, डिमांड उस चीज के लिए डिक्रीज हो जाता है। तो ये है आपका रिलेशनल हाइपोथेसिस, जहां पर एक चीज का इफेक्ट आपके दूसरे चीज के ऊपर पड़ रहा है। तो ये है आपका रिलेशनल हाइपोथेसिस कि दो चीजों में रिलेशन दिखाया जाता है। फिर आते एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस कोई एक फिक्स स्टेटमेंट नहीं देता है, यह चाहता है किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन किया जाए। मान लीजिए यहाँ पर एक रिसर्च का स्टेटमेंट होगा कि इफेक्ट ऑफ वेट ऑन कैंसर। तो यहाँ पर मेरे दो वेरिएबल्स अगर देखा जाए तो क्या हो गया, एक हो गया मेरा वेट और दूसरा हो गया मेरा कैंसर। अब इन दोनों को रिलेट किया जाएगा, एक है आपका वेट और दूसरा है आपका कैंसर। पर यहाँ पर आपका पॉजिटिव रिलेशन रहेगा या फिर नेगेटिव रिलेशन रहेगा, इसके बारे में नहीं बताया गया कि वेट और कैंसर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे या फिर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तो ये है एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस, जहां पर दो वेरिएबल्स को रिलेट किया जाता है, पर वो कैसे रिलेट होंगे वो बताया नहीं जाता है। मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि वेट बढ़ने पे आपके जो पेशेंट में कैंसर के चांसेस है वो भी इंक्रीज हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वेट बढ़ने से आपके पेशेंट में कैंसर के जो चांसेस है वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या होता है, पहले से कुछ भी आपका बताया नहीं जाता है और रिसर्च करने के टाइम चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ दो वेरिएबल्स को कनेक्ट किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में। आई होप आपने ये सब लिख लिया था, क्योंकि ये सब हटाना पड़ेगा। अब अगर नल हाइपोथेसिस के बारे में बात किया जाए तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस आपका H0 से दिखाया जाता है और वहीं पे आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये H1 से दिखाया जाता है। नल हाइपोथेसिस हमें बताता है कि कोई भी चेंज नहीं है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बताता है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताता है देयर इज, ये बताता है नो चेंज, देयर इज चेंज। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए नल हाइपोथेसिस में अगर दिया गया कि वेट का नो इफेक्ट ऑन कैंसर, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट होगा वेट का इफेक्ट होता है आपके, वेट का इफेक्ट होता है आपके ऑन। तो ये है आपका नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। दूसरे एग्जांपल से समझते हो। यहां पर मान लीजिए नल हाइपोथेसिस में दिया गया, नल हाइपोथेसिस में दिया गया कि प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन डिमांड। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या देगा?
अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है प्राइस हैज इफेक्ट ऑन डिमांड। आई होप आप लोग को ये एग्जाम्पल्स दिखाई दिया और एग्जाम्पल्स से आपको कुछ रिलेट करने में हेल्प मिलेगा। तो फिर नल हाइपोथेसिस में क्या होता है, जिससे हम H0 से रिप्रेजेंट करते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं H1 से। नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में अगर देखा जाए तो ये जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये रिसर्चर बनाते हैं, और वहीं पे आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसी टाइम खुद से क्रिएट हो जाता है, इससे बनाना नहीं पड़ता है, ये आपका खुद से क्रिएट हो जाता है। और जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं तब नल हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूव करने के लिए रिसर्च करते हैं, टू प्रूव द नल हाइपोथेसिस इज रॉन्ग और ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का करेक्ट है। तो आई होप आपको ये नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का मेन एम है। ये नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और एक बार डिस्कस करते हैं। नल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? H0 से H1 से। नल हाइपोथेसिस क्या बताता है कि एनवायरनमेंट में या कोई भी तरीके का चेंज नहीं होता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बताता है कि चेंज होता है और उसी के ऊपर आपका रिसर्च किया जाता है। तो H1 क्या होता है? रिसर्चर बनाता है, और नल हाइपोथेसिस जो होता है वो खुद से क्रिएट हो जाता है। और हम लोग का मेन एम होता है आपके नल हाइपोथेसिस को गलत करना है, क्योंकि जब नल हाइपोथेसिस को गलत करते हैं तब ऑब्वियसली क्या हो जाता है, हम लोग का अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो सही हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम लोग दिखा दे कि वेट हैज अ इफेक्ट ऑन अ कैंसर, इसे हम लोग गलत प्रूफ कर दे, नो इफेक्ट जो लिखा हुआ है इसे हम लोग गलत प्रूफ कर सके, तो ऑब्वियसली मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं ये दिखा दूं कि प्राइस का इफेक्ट होता है आपके डिमांड पे, तो ऑब्वियसली मेरा नल हाइपोथेसिस गलत होगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो मेरा एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। तो उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्केल। स्केल, अब नॉर्मली आप लोग देखिए स्केल हम लोग क्यों यूज करते हैं? स्केल यूज किया जाता है आपके मेजरमेंट के लिए, टू मेजर समथिंग। तो यहाँ पर भी स्केल का मतलब वही है, यहाँ पर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। और जो स्केल्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स के लिए रखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले और सबसे इजी जो स्केल होता है वो है आपके नॉमिनल स्केल। अभी मान लीजिए क्लास में 3 लड़के हैं, एक का नाम है आपका टॉम, सैम और राम। तो टॉम को मिला है आपका 70 मार्क्स, सैम को मिला है आपका 80 मार्क्स और राम को मिला है आपका 90 मार्क्स। तो सबसे पहले नॉमिनल में अगर देखा जाए तो नॉमिनल सिर्फ नाम देखता है। मान लीजिए इनके रोल नंबर कैसे अरेंज किए जाएंगे, इनके जो रोल नंबर है वो कैसे अरेंज किए जाएंगे। तो रोल नंबर अगर देखा जाए तो पहला रोल नंबर किसका होगा? राम का होगा, फिर आपके सैम का होगा, फिर आपके टॉम का होगा। क्यों? क्योंकि एस आता है आर के बाद और टी आता है एस के बाद। पी क्यू आर, आर आता है, फिर एस आता है, फिर आता है टी। तो सबसे पहले रोल नंबर किसका होगा? राम का होगा, फिर शाम का होगा और फिर होगा टॉम का। तो ये हो गया आपका नॉमिनल, कि नाम के बेसिस के ऊपर जब डिफरेंशिएट किया जाता है तब होता है नॉमिनल। इसका मतलब ये नहीं कि राम शाम से अच्छा स्टूडेंट है या फिर शाम टॉम से अच्छा स्टूडेंट है। शाम बोल रहा हूँ मैं, सैम हाँ सैम से अच्छा स्टूडेंट है।
तो ये सिर्फ नाम से जब डिफरेंशिएट किया जाता है, आप यहाँ से याद रख सकते हो नॉमिनल, मतलब सिर्फ नाम से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, वो है नॉमिनल। ये हो गया आपका रोल नंबर, या फिर मान लीजिए जेंडर, जेंडर में क्या देखा जाता है, मेल फीमेल, तो ये हो गया आपके नॉमिनल। इसका नाम के बेसिस के ऊपर आपका डिफरेंशिएट किया जाता है, तो वो हो जाता है नॉमिनल। ऑर्डिनल में क्या हो जाता है, ऑर्डिनल में देखा जाता है एक ऑर्डर से अरेंज किया जाता है कि किसने कितना अच्छा किया है। तो यहाँ पर अगर ऑर्डर से अरेंज किया जाए तो क्या होगा, यहाँ पर ऑर्डर से अगर अरेंज किया जाए तो यहाँ पर टॉप में आएगा राम, फिर आएगा सैम, और लास्ट में आएगा आपका टॉम। तो ये हो जाएगा आपका रैंक। जब भी रैंकिंग सिस्टम किया जाता है तो वो हो जाएगा आपका ऑर्डिनल। इसका मतलब ये है कि राम को जो मार्क्स मिला वो सैम से अच्छा है, और सैम को जो मार्क्स मिला वो आपके टॉम से अच्छा है। तो जब आपका रैंकिंग किया जाता है, देखिए 90, 80, 70, जब आपका मार्क्स के ऊपर या फिर किसी भी अदर क्राइटेरिया के ऊपर रैंकिंग करवाया जाता है, तो वो हो जाता है आपका ऑर्डिनल। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरवल। इंटरवल अगर देखा जाए तो इंटरवल में भी आपका रैंकिंग रहता है, पर यहाँ पर आपका जीरो जो है, जीरो नॉट रियल, यहाँ पर जीरो इज नॉट रियल। मान लीजिए टॉम, सैम और राम ने कोई एग्जाम दिया और उसमें आपका -1 है फॉर रॉन्ग आंसर और +2 है फॉर द करेक्ट आंसर। ये एग्जाम दिया टॉम, सैम और राम ने। अब देखते हैं उनको कितना मार्क्स मिला है। ये मिटा देते हैं। तो राम को मिला है आपका -10, सैम को मिला है आपका +10 और टॉम को मिला है आपका +5। तो यहाँ पर अगर रैंकिंग सिस्टम देखा जाए तो रैंकिंग पूरे तरीके से बदल जाता है। और यहाँ पर रैंकिंग क्या होगा, रैंकिंग अगर देखा जाए तो सबसे पहले आएगा टॉम, सॉरी सबसे पहले आएगा सैम, फिर आएगा आपका टॉम और लास्ट में आएगा आपका राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जीरो है वो इक्वल नहीं है, रियल नहीं है, मतलब जीरो से कम भी मार्क्स दिया जा सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल मान लीजिए टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसा टेम्परेचर हो सकता है 10 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप लोग अगर बहुत ठंडी जगह में जाओगे तो वहां पर -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये होता है आपका इंटरवल में, जहां पर रैंकिंग तो दिए जाते हैं और उसी के साथ आपका जो इंटरवल होता है उसको भी देखा जाता है, पर इसमें जीरो जो होता है वो आपका रियल नहीं होता है। और लास्ट में आता है रेशियो। रेशियो सबसे पावरफुल है, जिसमें इन तीनों के फीचर्स जो है वो सब मिल जाते हैं, और यहाँ पर एक और फीचर ये ऐड हो जाता है कि जीरो जो है वो रियल होता है। इसका क्या एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल होगा मान लीजिए वेट। वेट का अगर एग्जाम्पल ले तो यहाँ पर माना जा सकता है, यहाँ पर फिर से वेट देखा जाएगा। राम का वेट कितना है, मान लीजिए 20 kg, शाम का वेट कितना है 10 kg, और यहाँ पर आपका टॉम का वेट कितना है, यहाँ पर टॉम का वेट हो जाएगा आपका 5 kg। तो ये जो है ये हो गया आपका रेशियो। एक इक्वल रेशियो में आपका जब डिवाइड किया जाता है, राम का वेट मानते हैं 15 kg। तो आप देख रहे हैं कि एक इक्वल रेशियो में ये सब डिवाइडेड है, और इसमें एक रियल वेट है, रियल जीरो है। क्योंकि अगर आप देखें तो वेट कभी भी आपका 0 kg से
0 kg या फिर 0 kg से कम नहीं हो सकता। तो यही है आपका रेशियो, जहां पर जो 0 होता है, द 0 इज रियल। तो ये हो गया आपका नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल। दूसरा अगर बात किया जाए तो फिर एक आता है आपका एटीट्यूडनल स्केल। एटीट्यूडनल स्केल में क्या होता है, हम लोग का 3 तरीके का स्केल पढ़ना होता है, जिसमें आता है आपका लाइकर्ट स्केल, हर्स्टून स्केल और गोटमैन स्केल। लाइकर्ट स्केल की अगर बात की जाए तो लाइकर्ट स्केल कैसा हो गया, आपने शायद कोटा फैक्ट्री देखा होगा, वहां पर जो केमिस्ट्री टीचर होते हैं, केमिस्ट्री टीचर के रिव्यू के लिए कि केमिस्ट्री टीचर कैसे पढ़ा रहे, इसके लिए स्टूडेंट्स को एक शीट दिया जाता है कि टीचर कैसे है, उनका रैंकिंग करना है। तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं, जैसे मान लीजिए टीचर टाइमिंग पे आते हैं कि नहीं, टीचर को आपका कितना नॉलेज है सब्जेक्ट के बारे में, टीचर का टीचिंग आपको सही लगता है कि नहीं, आप उनके टीचिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि नहीं। इन सब को आपका रैंकिंग देना पड़ता है, कि सबको एक मार्क्स देना पड़ता है। मान लीजिए XYZ, और जो फाइनली है, फाइनली उनको कितना मार्क्स मिला, ये XYZ को आपका ऐड किया जाता है, YZ को ऐड किया जाता है और उसके ऊपर उनको रैंकिंग दिया जाता है। तो ये हो गया लाइकर्ट स्केल। लाइकर्ट स्केल आप इससे याद रख सकते हैं कि किसको कौन कितना ज्यादा लाइक करता है। किसी को हम जब लाइक करते हैं तब उनके एक फीचर के लिए नहीं, बहुत सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक के लिए उनको लाइक किया जाता है। तो आप वहां से याद रख सकते हैं लाइकर्ट स्केल। हर्टस्टोन स्केल में क्या होता है, हम लोग जो क्राइटेरिया होता है उसमें एक वेटेज ऐड कर दिया जाता है। मान लीजिए टाइमिंग में वो आते कि नहीं, इसका वेटेज है 2, नॉलेज का वेटेज है 1, और टीचिंग वो कैसा कराते, इसका वेटेज है आपका 3। तो हम लोग जब क्राइटेरिया पे वेटेज ऐड कर देते हैं तब उसे कहा जाता है थर्ड स्टोन। स्टोन से आप याद रख सकते हैं कि पर्टिकुलर वेटेज दिया जाता है। आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यूजीसी का जो हम लोग पेपर देते हैं उसमें हम लोग के 2 पेपर रहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 का अगर देखा जाए तो दोनों का आपका जो मार्किंग क्राइटेरिया वो सेम है, कि दोनों में अगर सही करोगे तो 2 मिलेगा, और अगर गलत करोगे तो फिर कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हो जाता है लाइकर्ट स्केल। पर जैसे ही मैं आपका मार्क्स ऐड कर, क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, पेपर 1 में रहता है आपका 50 क्वेश्चन और पेपर 2 में रहता है आपका 100 क्वेश्चन। पेपर 1 का वेटेज क्या हो गया, 100 मार्क्स, और पेपर 2 का वेटेज क्या हो गया, 200 मार्क्स। तो मैं जब भी आपका वेटेज ऐड करता हूँ किसी क्राइटेरिया के ऊपर, तब वो क्या आ जाता है, अंडर थर्ड स्टोन स्केल। तो स्टोन से आप याद रख सकते हैं कि वेटेज ऐड किया जाता है और उस वेटेज के ऊपर इसे कहा जाता है थर्ड स्टोन। फिर आता है गुटमैन स्केल। गुटमैन स्केल का एक्सट्रीम देखता है, मतलब किसी चीज का एक्सट्रीम देखते हैं। उसे आप याद रख सकते हैं कि जो मैन था वो हमेशा कहता था गॉट इट और नॉट। तो हम लोग को टीचर कहते थे हैव यू अंडरस्टूड इट और नॉट। तो गॉट इट और नॉट का मतलब क्या होता था कि आपको समझ में आया कि नहीं। इसका सिर्फ 2 ही आंसर हो सकता है, यस या फिर नो। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ये सिर्फ एक्सट्रीम में देखता है, यस या फिर नो, पास या फिर फेल। तो ये दोनों एक्सट्रीम में देखता है, और ये बीच के जो चीज है, बीच के क्राइटेरिया या बीच में कितना मार्क्स मिला है, कितने परसेंटेज से पास किया है या फिर कितने परसेंटेज कम होने की वजह से फेल कर गया है स्टूडेंट, ये सब नहीं देखता है। तो गुटमैन का मतलब यही होता है कि वो एक्सट्रीम जो है, एक्सट्रीम कॉर्नर्स ऑफ अ एंड, उसी को देखता है। फिर देखेंगे आपके स्टेप्स ऑफ रिसर्च। स्टेप्स ऑफ रिसर्च अगर देखा जाए तो स्टेप 1 में क्या होता है, आपके डिफाइन अ रिसर्च प्रॉब्लम। डिफाइन अ रिसर्च प्रॉब्लम में मान लीजिए
आपने जो रिसर्च का प्रॉब्लम है उसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए आप रिसर्च करना चाहते हैं कि मार्केट के ऊपर प्राइस का कैसे इफेक्ट पड़ता है, तो आप क्या करोगे, पहले आप रिसर्च का जो रिसर्च प्रॉब्लम है, इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड, ये हो गया आपका पहला स्टेप, इफेक्ट ऑन प्राइस ऑन डिमांड। इसे क्या आप कहा जाता है, डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। स्टेप 2 अगर देखा जाए, यहाँ पर इंक चेंज कर लेता हूं, ये हो गया आपका पहला स्टेप। स्टेप 2 में क्या करेंगे आप, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए जहां पर प्राइस और डिमांड का इफेक्ट दिखाया जाता है, अब डिफरेंट इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ेंगे, दूसरे लिटरेचर जहां पर आपका इफेक्ट का बारे में दिया हुआ है, प्राइस और डिमांड के इफेक्ट के बारे में कॉमर्स का किताब पढ़ेंगे, मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, जहां पर भी किताबों में इनके बारे में दिया हुआ है उनके बारे में आप पढ़ाई करेंगे, और ये भी चेक करेंगे कि इस चीज के बारे में, इस टॉपिक के बारे में पहले से आपका रिसर्च हो चुका है कि नहीं। उसके बाद सारे लिटरेचर पढ़ने के बाद स्टेप 3 होगा, जहां पर आप अपने हाइपोथेसिस बनाएंगे। यहाँ पर आप हाइपोथेसिस, मान लीजिए आपने लिटरेचर पढ़ा और आपने हाइपोथेसिस बनाया है कि प्राइस जब इंक्रीज होता है तब आपका डिमांड जो है, प्राइस इंक्रीज होने पे डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और वहीं पे आपका नल हाइपोथेसिस खुद से बन जाएगा जो कहेगा कि प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं है आपके डिमांड के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका रिसर्च स्टार्ट हो गया, और रिसर्च स्टार्ट होने के टाइम आपको किसको प्रूव करना है, आपको नल हाइपोथेसिस को जो है रॉन्ग प्रूव करना है। ये हो गया आपका स्टेप 3। अब स्टेप 4 आता है, जो स्टेप 4 में आप डिसाइड करोगे कि प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन, कि रिसर्च आपको कैसे कैसे करना है। प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन, तो प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मतलब रिसर्च का कैसे आप आगे बढ़ेंगे, जो रिसर्च आप करेंगे वो कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा आपको स्केल यूज करना है, कैसे आपको डाटा जो है वो गैदर करना है, आप क्वांटिटेटिव डाटा चाहते हो, क्वांटिटेटिव डाटा चाहते हो या फिर क्वालिटेटिव डाटा चाहते हो, ये सब आपको डिसाइड करना है, प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन। स्टेप 6 में क्या होगा, स्टेप 5 में क्या होगा, स्टेप 5 में होगा आपका डाटा कलेक्शन। इसके लिए मान लीजिए आप मार्केट में जाओगे, मार्केट में जाके पूछोगे कि ऐसा कोई इफेक्ट होता है कि नहीं, फिर आप डिफरेंट हाउस होल्ड्स में जाओगे, हाउस होल्ड्स में जाके आप पूछोगे कि हाँ ऐसा कोई इफेक्ट होता है कि नहीं प्राइस का आपके कंजम्पशन के ऊपर या फिर डिमांड के ऊपर। तो ये सब होता है आपका डाटा कलेक्शन। फिर स्टेप 6 में आता है आपका डाटा एनालिसिस। यहाँ पर आपने पहले से डाटा जो है उससे कलेक्ट कर लिया है, अब ये डाटा कलेक्ट करने के बाद आप देखोगे कि आपने डाटा से क्या समझा, जो मार्केट और हाउस होल्ड से आपने डाटा लिया है उस डाटा से आपने क्या समझा है उसे देखोगे स्टेप 6 में। डाटा एनालिसिस से क्या होता है, हम लोग समझने का ट्राई करते हैं कि जो डाटा हम लोग ने गैदर किया उससे हम लोग ने क्या समझा है। फिर आखिर में आता है स्टेप 7। स्टेप 7 में क्या होता है, हम लोग इंटरप्रेट करते हैं और रिपोर्ट राइटिंग। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, सारे डाटा जो है हम लोग को क्या समझ में आया उस चीज को हम लोग लिखते हैं उस चीज को, उसे एक रिपोर्ट के फॉर्मेट में लिखते हैं, राइट इन फॉर्मेट, और आखिर में उसको आपका
प्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया फाइनली आपके स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो 7 स्टेप्स ऑफ रिसर्च जो है ये क्वेश्चंस में काफ़ी अलग तरीके से आ सकते हैं, पर आपके स्टेप जो है यही 7 सेम रहेंगे, और इन्हीं से थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके या फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके आपके पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार इसे अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो फिर आपको क्वेश्चंस का आंसर देने में कोई तकलीफ नहीं होगा। तो ये जो सेकेंड पार्ट था रिसर्च का यहीं तक था। इसके बाद हम लोग तीसरा पार्ट करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे।